हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 8वीं क्लास है। इससे पहले हम 7 क्लास करवा चुके हैं। जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन 7 क्लासों को देख सकते हैं। और आज की 8वीं क्लास को आपको एंड तक देखना है क्योंकि आज की 8वीं क्लास के अंदर है जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है और एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 8वीं क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, डल झील किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से। पूछा गया है कि डल झील किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कामायनी पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले ने और ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है एशिया को, ऑप्शन बी है यूरोप को, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया को और ऑप्शन डी है अफ्रीका को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां पर देखो आपसे पूछा गया है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले ने और ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो यहां पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से एक बार इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यहां पर देखो क्लासों का शेड्यूल बता दूं इस चैनल पर कैसे क्लासें होती हैं। तो याद रखना, देखो यहां पर सुबह 8 बजे होती है इस चैनल पर दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस की क्लास और शाम को 3 बजे होती है इस चैनल पर कंप्यूटर की क्लास। तो इन दोनों क्लासों को आप देखना ना भूलें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। तो याद
याद रखना कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है काली मिट्टी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन है ठीक होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। यहां पर देखो आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। कौन था? हर्षद मोहानी। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी स्टूडेंट ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? ऑप्शन ए है कतला, ऑप्शन बी है सार्डीन, ऑप्शन सी है हिल्सा और ऑप्शन डी है मैकेरल। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर है। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इनमें से जो कतला प्रजाति है यह समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पर देखो हर बार एग्जाम के अंदर 2 से 3 पुस्तकों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाए तो इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट या इनको नोट कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ये। ऑप्शन ए है खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी है रतन सिंह, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये तत्व कहलाता है द्वितीय प्रदूषक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6.5 और ऑप्शन डी है 7.5। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखना अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है 6.5। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 क में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 27 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 123 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 16 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर है। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 19 क के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
ऑप्शन ए है 18 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 16 सितंबर को, ऑप्शन सी है 14 फरवरी को और ऑप्शन डी है 21 दिसंबर को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो ओजोन दिवस है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 66 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 67 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 69 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72 में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर है। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंदर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है स्वीडन में, ऑप्शन बी है अमेरिका में, ऑप्शन सी है जापान में और ऑप्शन डी है ब्राजील में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर होगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो नोबेल पुरस्कार संग्रहालय है यह स्वीडन के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 जनवरी को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी को, ऑप्शन सी है 30 जनवरी को और ऑप्शन डी है 31 जनवरी को। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो चंबल नदी है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रंगभूमि के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद और ऑप्शन डी है कबीरदास। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि रंगभूमि के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रंगभूमि के लेखक हैं प्रेमचंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है। तो यहाँ पर जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अध्यक्ष राज्यसभा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद का संयुक्त सत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में दिया गया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में दिया गया है गृह मंत्री, ऑप्शन सी में दिया गया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी में दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उनके स्थान पर कौन काम करेगा। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उनके स्थान पर भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उनके पद पर कार्य करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। तो याद रखना भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और पूछ लिया जाए कि भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, तो यहाँ पर याद रखना भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है जी.के. गोखले, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है बी.सी. पाल और ऑप्शन डी है बी.जी. तिलक। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी मारिया इसाबेल पेरोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन है सी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के लिए 25 जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिसके भी 23 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।